नमस्कार साथियों। मध्यकालीन इतिहास के क्रम में यह दूसरा वीडियो है। एक वीडियो पहले ही आ चुका है। आप अगर पहले वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो किसको समाप्त करके? गुलाम वंश को समाप्त करके 13 जून 1920 को जलालुद्दीन फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। 22 जून 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसाफ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। तो नगद वेतन देने का प्रावधान किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और स्थायी सेना का बंदोबस्त अलाउद्दीन खिलजी ने किया। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। तो दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, शेरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फतह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फतह इस लातीन इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब सेंसर एवं नाजिर नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। कढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किया। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि इस शासक के काल में मंगोलों ने अपना अंतिम आक्रमण किया, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था।
बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। तो इस पॉइंट को आपको भी याद रखना है कि कौन सा शासक स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाता था। दैट इज मुबारक खिलजी। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन के अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान के समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। तो यहां से प्रश्न एग्जाम में बने हैं, निम्न में से किस शासक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता है? दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना की। यहां से प्रश्न बन सकता है कि अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किस शासक ने की? दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया और इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, अरिस्ता के अनुसार तांबा, बर्नी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए। इनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभा सूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय यहाँ के निकट कोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं हुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। इसके समय में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में
स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार वर्णी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख रुकनुद्दीन, आजधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 ईस्वी में हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। इसको आपको याद रखना है, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में हिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की? फिरोज तुगलक ने। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज अफीम को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्दा या बिख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना यरूशलेम के निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन के समय में ही मलिक कुसरसक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवन ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अगला है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी।
सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। खिज्र खां, इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर अपने को रैयत आला की उपाधि से खुश रखा। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। यहया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। अब इस वंश का अंतिम जो शासक था अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश लगभग 37 वर्षों तक चला। अगला आता है लोधी वंश, 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1491 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली के प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा शासक अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा करता था? बहलोल लोधी। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाने गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सिकंदर लोधी ने गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को ही हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया और वह युद्ध में मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा करवाया गया था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल में।
सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए खास एक जगह होती थी। बार ए आलम, बार ए आलम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग, वजीर अर्थात प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशरिफ ए मुमालिस, महालेखाकार प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। मजमू आदर, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन, कोषाध्यक्ष। आरिज ए मुमालिक, दीवान अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। आरिज ए मुमालिक। सद्र ए सुदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख हुआ करता था। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। काजी उल कजात। बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान ए खैरात अर्थात दान विभाग। दीवान ए बंदगान, दास विभाग। दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन विभाग। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। इसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या बली या मुक्ति द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सिखों जिलों में विभाजित किया गया था, जहां का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक अर्थात अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। कौन कौन से? कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो
5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। जो राजभाषा थी वह तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों के शासकों ने शासन किया: संगम, सुलभ, तुलुभ एवं अराबीडू वंश। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर सेकेंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया, नहर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने यह कार्य कराया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया एवं उन्हें जागीरें प्रदान की। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। सालुब वंश के बाद विजयनगर पर तुलुब वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलुब वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। इस वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। तुलुब जिम्मा कृष्णदेव राय का योग मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर की यात्रा पर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो यहां से प्रश्न बना है एग्जाम में कई बार, अष्टदिग्गज किसके दरबार से संबंधित है? कृष्णदेव राय के दरबार से। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया है। क्लासिकल युग कहा गया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्या एवं संस्कृत में जाम्बली कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। पांडुरंग महात्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागरपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण
कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलुक वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राष्ट्रीय तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कसार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराबीडू वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराबीडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराबीडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था। प्रांत, मंडल, ओट्टम या बलनाडु जिला, नाडु मेला ग्राम, 50 ग्राम का समूह, ऊर 7 ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद जो होता था वो अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकते थे। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग होती थी। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली ग्राम का विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूदान पद्धति थी। रक्त कोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुट्टमी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कोदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था।
टकसाल विभाग को चोरी खाना कहा जाता था? थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को जारी करते हुए, तब तक के लिए नमस्कार।